बच्चों, उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। ये जो डिटेल्ड वन शॉट है चैप्टर नंबर 8 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इस डिटेल्ड वन शॉट को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा जिससे सारी चीज क्लियर हो जाए। आपको एग्जाम में आने वाली हर चीज यहाँ पे मिलेगी। ध्यान से देखने पर कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। तो चलिए बात को तुरंत शुरू करते हैं और इसके बाकी की वीडियोस डिटेल्ड वन शॉट देखने की प्लेलिस्ट मैं लिंक में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। और हाँ, अरविंद सर की अगर ये मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेस्ट वीडियो बेस्ट बच्चों के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिटेल्ड वन शॉट है फॉर 97%। सभी कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन के लिए, साथ में डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। कुछ बच्चों का होता है सर जो आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अगर उसका इनको पीडीएफ मिल जाए तो नोट्स बनाने में आसानी होती है। तो बिल्कुल मिल जाएगा। आपको करना यह है कि अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां पर देखिए क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ का आपको कोर्स दिखेगा। इसका प्राइस मैंने लाखों में रख दिया है जिससे गलती से कोई बच्चा इसको ले ना ले, परचेज ना कर ले। इसके अंदर जो पीडीएफ है वो ओपन है, फ्री है, यानी आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी और अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और फ्री पीडीएफ क्लास 12 फ्री पीडीएफ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं आपको गाइडेंस एंड अपडेट देता रहता हूं जिससे आप सही डायरेक्शन में प्रोडक्टिव वे में मेहनत कर सकें। ये द्रोणा 2.2 है आपके लिए। अगर स्कूल में जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, काफी फिजिक्स को टफ करके पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं निकल रहे, डेरिवेशन पल्ले नहीं पड़ रहे, तो तुरंत आप मेरे साथ जुड़ जाइए। द्रोणा 2.0 में आप मेरे साथ जब पढ़ाई करेंगे तो आपको फिजिक्स आसान लगेगी, न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे, डेरिवेशन बनने लगेंगे। यही नहीं, द्रोणा के अंदर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मैंने रिकॉर्ड किया है आपके लिए, सरल भाषा में और डिटेल भाषा में। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के भी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, मेरे ही द्वारा रिकॉर्ड किए गए। ये बड़ी अच्छी चीज है। इसके साथ साथ पीवाईक्यूज, पिछले 10 साल के सिलेक्टेड पीवाईक्यूज के भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे एंड चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड होगी। सब कुछ मिलेगी, यानी इसको ले लेने के बाद कुछ और लेने की जरूरत नहीं और शानदार तरीके से पढ़ाई करके आप 97-98% नंबर ला सकते हैं। किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी आ जाएंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं द्रोणा में, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा के अंदर आपको एक क्लिक करने वाला बटन दिखेगा, आई एम इंटरेस्टेड का, उसको क्लिक कीजिएगा। आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पर भी और टेक्स्ट एसएमएस भी, जिसमें पेमेंट का लिंक होगा। पेमेंट करते ही आप मेरे कोर्स यानी द्रोणा के साथ जुड़ जाएंगे और एक नई जर्नी जो कि फिजिक्स को आसान बनाती है आप स्टार्ट कर लेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं, यानी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो बेटा चैप्टर है, इसमें 3 मेजर सेगमेंट है पढ़ाई के दौरान। मैंने देखिए इस तरीके से बनाया कि आप पकड़ पाए। जैसे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें 3 सेगमेंट कौन कौन से? पहला आप पढ़ते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका हम लोग जिक्र करेंगे। दूसरी बात पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, और तीसरी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव्स का स्पेक्ट्रम। तो 3 चीजें आपको पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। यही पूरा चैप्टर आपको बताता या कहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि डिस्प्लेसमेंट करंट को जानना क्यों जरूरी है। आपने और हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 4 में हम ये जान चुके थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही है। फिर चैप्टर नंबर 6 में जहां फैराडे लॉ आया, वहां पर हमने देखा कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दे रहा है। यानी ये देखिए चेंजिंग डेल्टा पी प्रोड्यूसेस ई, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ई को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है? मतलब इसी का उल्टा देखिए कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए अपने मैक्सवेल साहब, एक शानदार साइंटिस्ट। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसके पीछे पड़ गए, आर्गुमेंट दिया कि ये भी होगा, ये पक्का है, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक
फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ई को प्रोड्यूस करेगा और डेल्टा ई प्रोड्यूस करेगा बी को, तो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करने लगेंगे। ए बी बना रहा है, बी ए बना रहा है। इससे क्या होगा, ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और आगे कहानी बढ़ जाएगी किसकी, मतलब यहां ये पहली बात होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सिमेट्रिक है और उससे वो घोषणा कर देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाई जाएगी, क्योंकि डेल्टा बी ई बना रहा है, ई बना डेल्टा ई बी बना रहा है। अब इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं और ये जानने के लिए कि भैया डेल्टा ई बी बनाता है कि नहीं बनाता है, हमें पहली चीज समझनी पड़ती है इनकंसिस्टेंसी विद एम्पियर्स लॉ। यानी जो एम्पियर लॉ था, जो कि आपको याद होगा, नहीं याद तो मैंने यहां पर लिख दिया है। एम्पियर लॉ होता था क्लोज लूप में डेल्टा बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई है आई नेट करंट, ये एम्पियर्स लॉ था। तो ये जो एम्पियर्स लॉ है ये इनकंसिस्टेंट देखा मैक्सवेल ने। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट होने का मतलब है कि एक ही सिचुएशन में दो तरीके से अप्लाई किया और एक ही जगह पर दो मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगा। यानी इसी रूल को, लॉ को अप्लाई करके एक ही जगह पर दो मैग्नेटिक फील्ड आने लगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, एक ही जगह तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आइए देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहानी रची जिससे वो ये कहने लगे कि ये एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट है। उसको समझने के लिए एक सेटअप लिया कि हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ये एक कैपेसिटर है, यहां चार्ज कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी जब तक कि कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए। और इसके इधर हमने एक लूप बना लिया। लूप समझते हो ना, मैं दिखाऊं क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। लूप का मतलब रिंग समझ लीजिए ऐसा। यहां पर आपका आ गया वायर, बीच में वायर है ना, और इस पॉइंट पर जो मैंने यहां पर बी निकालने की बात की है, पी पॉइंट कह लो आप, इस पी पॉइंट पर बी निकालना चाह रहे हो इस पर, तो आप क्या करोगे, एम्पियर्स लॉ लगा दोगे। तो एम्पियर्स लॉ का कैसे लगाते हैं बेटा, देखिए मैं इसको रख देता हूं थोड़ा। हमने B डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई ले लिया, हम इस मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब यहां पर देखिए क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और L के बीच में थीटा 0 है क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ये। साथ में ये R इससे सिमेट्रिक है, हर दिशा में R, इस रिंग पर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, इसलिए B कांस्टेंट है तो B बाहर निकल गया और थीटा 0 था L में। ये रहा L का क्लोज्ड इंटीग्रल। ये म्यू नॉट इंटू आई, जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है वो आई है, इसको आई रख दिया। अब अगले कदम पर बी के साथ ये डीएल को हमने क्लोज लूप में जब इंटीग्रेट किया तो ये क्या आ जाएगा, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, पहला रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसी के लिए एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, यही निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड। हम देखेंगे उसका रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। अब दिखाता हूं आपको। यहां पर फिर से हमने वही चार्जिंग द कैपेसिटर का सीन लिया और ये जो लूप लिया, इस लूप को हमने मटके टाइप लिया, पॉट, मटका, पानी पीने वाला मटका, जिसका ओपनिंग तो यही रखा लेकिन उस मटके को हमने पीछे घुमा दिया। मटका समझते हैं ना, जिसमें पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं पीता, मटका भी रख सकते हैं, कोई बॉक्स भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। मटका इसलिए बोल रहा हूं कि आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, जो ठंडियों गर्मियों में पानी रखते हैं ना, उसमें ठंडा करके फिर पीते हैं। उस मटका का ये ओपनिंग तो ऐसे ही रखा लेकिन मटका ये पीछे से क्लोज है, पॉट कह लीजिए, इसके अंदर से जा रहा है। ठीक है, एम्पियर्स लॉ ने क्या बोला था कि ये जो करंट लेनी है वो करंट इसके एरिया को भेदनी चाहिए। बात समझना, ये जो आई होती है, ये अगर एरिया, इस समय हमने एरिया क्या लिया, ये फ्लैट एरिया, तो इसको इसने ऐसे पेनिट्रेट कर दिया। लेकिन अगर इसका ओपनिंग ऐसा रखा और पीछे पॉट ले लिया, झोला लगा दीजिए इसके, तो इसको हम पेनिट्रेशन नहीं समझेंगे, उस पॉट को भेदना चाहिए जहां एरिया, क्योंकि ये एरिया है नहीं तो ओपनिंग है केवल। बात समझ रहे हो ना, जैसे झोला होता है, यहां पे आप मटका की हम बात कर रहे हैं, तो मटका तो ऐसे होगा ना पीछे, तो उसके एरिया को वहां भेदना चाहिए। अगर ये यहीं तक गया है तो एरिया को नहीं भेदा है। एरिया, ये एरिया नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे का एरिया ले रहे हैं, ऐसे जो क्लोज हमने पीछे एरिया बनाया है, पॉट नुमा। अब उस बात को, क्योंकि एम्पियर्स ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा था, आप कुछ भी ले सकते हैं,
तो यहां की स्थिति में देखिए, इससे तो कोई करंट पास नहीं हो रही, तो यहां आई जीरो ले लिया। भाई करंट यहीं तक तो जा रही है, इसके बाद तो कैपेसिटर के बीच में कोई करंट नहीं है। अब हमने फिर से यही एम्पियर्स लॉ यहां पे अप्लाई कर दिया, बी डॉट डी एल इजक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये देखिए बी डॉट डी एल, वही बी वाला जो चक्कर था एल वाला वैसे पकड़ लिया, और यहां पर आई की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आई है ही नहीं इसलिए आई की वैल्यू जीरो हो गई। अगर आई जीरो हो गया, बी इंटू टू पाई आर इजक्वल टू जीरो, बी जीरो आ गया। देखिए वही एम्पियर्स लॉ उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के हम चक्कर में हैं, और हमको ये दो रिजल्ट यहां से प्राप्त हुए। दिखाई पड़ रहा है आपको, एक में वैल्यू बता रहा है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, और एक में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो डिफरेंट रिजल्ट बाई एम्पियर्स लॉ। अब इन्होंने कहा कि भैया इसीलिए एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट है, गलत नहीं कहा, कुछ कमी है इसके अंदर। बात समझ में आपको आई होगी। तो यहां पर एक ही लॉ लगाकर एक ही जगह हम जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एम्पियर्स लॉ के हिसाब से, तो हमें दो रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं ये इनकंसिस्टेंट है। इनके मैक्सवेल का कहने का मतलब था कि साहब ये जो लॉ है वो पूरी तरह गलत नहीं है, कोई कमी है। वो कमी क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें हम कोई चीज चूक तो नहीं रहे हैं। आइए देखते हैं। तो यहां पे देखिए हेडिंग क्या है, इज समथिंग मिसिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये जो हमारे प्लस प्लेट्स थी, क्या इसके बीच कुछ ऐसा तो नहीं कि इस मटके को भेद रहा हो, पेनिट्रेट कर रहा हो, और हम ध्यान नहीं दिए हुए हैं। तो असल में ऐसा है, क्योंकि इस मटके को करंट तो नहीं भेद कर रही है, लेकिन आपको मालूम है कि इस कैपेसिटर के बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एरिया को, इसके बॉटम को, शुद्ध हिंदी में इसके पेंदे को भेद रहा है। ये चीज तो हमने देखी ही नहीं। मतलब मैक्सवेल साहब ने, अपने साइंटिस्ट जो शानदार साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा ये चीज हम मिस कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पेनिट्रेट कर रहा है उसको भी कंसिडरेशन में लेना आवश्यक है। अब उन्होंने कंसिडरेशन में लिया और देखिए क्या हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स जिसको भेद रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो हम जानते हैं उसकी वैल्यू होती E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q अपॉन A, इस पे टोटल मिलने वाला चार्ज कैपेसिटर पर, एरिया जो प्लेट्स का एरिया है, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब यहां पे फ्लक्स बिटवीन प्लेट्स कितना होगा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू है E इंटू A। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से लिखा, ये देखिए Q A एप्सिलॉन नॉट, और इंटू एरिया, ये एरिया और ये एरिया बेटा कट गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारी बात समझ में आ गई कि भैया इसके अंदर जो फ्लक्स है वो Q, जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक कदम आगे बढ़िए, तो नाउ इफ द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर चेंजेस विद टाइम, जैसे जैसे आप चार्ज करोगे और इस प्लेट पर जो चार्ज है वो अगर बदल रहा है, तो इसी के रेट ऑफ चार्ज जो है उसी को हम बोलेंगे करंट। बात समझ में आ रही है ना। ये जो कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी या घटेगी तो चार्ज वेरी करेगा। इस dq अपॉन dt को हम क्या बोलेंगे, देयर इज करंट विच इज नोन एंड I इज इक्वल टू dq बाई dt। बड़ी अच्छी बात है। अब इस फॉर्मूले को हम पकड़ते हैं यहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि ये इक्वेशन थी, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया डिफाई E अपॉन dt। अब डिफरेंशिएट करोगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को भी डिफरेंशिएट किया। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, वो चला आया बाहर बेटा, तो ये हो गया dq अपॉन dt। और ऊपर से हमने कह रखा है कि dq अपॉन dt तो बेटा करंट थी, तो इस वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, dq अपॉन dt को I, और ये वैल्यू हो गई, ये देखिए यहां पर I इज इक्वल टू dq बाई et, जिसकी वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन d। एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। और यही जो टर्म था, इसी का नाम उन्होंने दिया डिस्प्लेसमेंट टर्म, क्योंकि ये मिसिंग टर्म था। अच्छी बात क्या है, या एक शानदार बात आपको बताऊं, कि ये जो I के बराबर लिख देते हैं, एक्चुअली ये जो मिसिंग टर्म है वो एक्चुअली करंट नहीं होती, ये करंट डेंसिटी में एडिशन होता है। लेकिन क्योंकि ये जो टर्म है ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और हम जानते हैं कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम उसको करंट की तरह
उसके बिहेवियर को पकड़ लेते हैं। ये बड़ी एक गहराई वाली बात बता रहे हैं, अगर समझ में आए तो पकड़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने देखा था कि जो करंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और ये टर्म भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसलिए इसको हम एज ए इलेक्ट्रिक करंट मान लेते हैं। असल में ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इस कैपेसिटर प्लेट्स पे, ये एक्सपेरिमेंटली साबित हो चुका है। अब ये जो मिसिंग टर्म था जो मैंने यहां पर करके आपको दिखाया, इस मिसिंग टर्म को अब पिक्चर में उन्होंने ले लिया, किसने? मैक्सवेल साहब ने। और अब जो डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो मिसिंग टर्म था, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। अब जो एम्पियर्स लॉ था उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया कि भाई कंसिस्टेंसी लानी है ना, कि दोनों ही किसी भी सिचुएशन में सेम रिजल्ट दे। तो उन्होंने कहा कि अब जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ होगा वो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहां करंट की जगह टोटल करंट IC प्लस ID होगी। टोटल करंट थी ना, जिसे यहां पर देखिए IC प्लस ID के फॉर्म में लिखा है। तो दिस इज द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, या एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी बोल सकते हैं आप। तो आप समझ में आई, यहां पर जो I हुआ करता था, ये I की वैल्यू IC प्लस ID आ जाएगी, और ID का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का dt अपॉन dt। ये बात आपकी पकड़ में आई कि ये चेंज इन्होंने कर दिया। अच्छा, ये इन्होंने चेंज किया तो अब सवाल ये उठा कि भाई तुम्हारा चेंज हम एक्सेप्ट किए ले रहे हैं लेकिन आप कंसिस्टेंसी दिखाओ अब एम्पियर्स लॉ में, जिसको लेके आपने बवाल शुरू किया कि कंसिस्टेंट नहीं है, यहां कुछ हो रहा है। तो अब आपने उसको सुधार दिया, तो कंसिस्टेंसी बताइए। तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ अब देखते हैं इस नए मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ से। अब यहां पर देखिए सिचुएशन वही वाली ले लेते हैं कि एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको B निकालना है इस पॉइंट P। अब सिंपली हमने क्या लगा दिया, B डॉट DL म्यू नॉट IC प्लस ID, जो कि आप जान ही रहे हैं नया वाला मॉडिफाइड है, और यहां डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका तो बड़ा उसी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC, क्योंकि ID 0 हो गया, IC बचा, तो B इंटू 2 पाई R म्यू नॉट इंटू I, और B की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। बढ़िया, ये तो पहले भी निकाला था हमने, अब भी निकाल दिया। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, जहां पॉट लिया था, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड P पर B निकाल रहे हैं हम लोग। अब यहां अंदर क्या रहा, यहां पर IC 0 है, कंडक्शन करंट तो है नहीं, तार में फ्लो होने वाली करंट, IC तो 0 हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट है इसके अंदर। तो यहां पर जब आप रूल लगाओगे मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, तो IC शून्य होगा लेकिन ID मिलेगा। तो अब वैल्यू क्या हो गई, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट 0 प्लस ID, और B इंटू 2 पाई R म्यू नॉट, और ID की वैल्यू लग दी जो हमने सीखी थी एप्सिलॉन नॉट डी फाई E अपॉन dt। और उससे आप जानते हैं कि कैपेसिटर के लिए फाई की वैल्यू E इंटू A होती है, अभी सिखाई थी आपको, और E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। सिग्मा को लिख सकते हो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब यहां से A जाएगा कट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस फाई की जगह हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं, B इंटू 2 पाई R म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस फाई की जगह यहां से देखिए हमने वैल्यू निकाल के इसकी जगह फाई की जगह रख दी। तो फाई की जगह रखोगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल लिखा है यहां स्मॉल लिख दिया, कैपिटल ही मान लो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये dq बाई dt। और यहां से आपको दिख गया कि dq बाई dt क्या था, I, B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I, यानी B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये रिजल्ट देखिए अब, और ये रिजल्ट देखिए, ये दोनों कैसे रिजल्ट हो गए, सेम। तो जो इनकंसिस्टेंसी का इशू था एम्पियर्स लॉ में, वो मैक्सवेल ने खत्म कर दिया। किस बात से खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट करंट को पिक्चर में लेकर इसको खत्म कर दिया कि अब हमारा एम्पियर्स लॉ या मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कंसिस्टेंट है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे सवाल वगैरह भी आते हैं, और ये सब बातें भी आती हैं जो मैंने आपको बताई। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सेम रिजल्ट आ गया यहां पर। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की बात लेके आगे बढ़ते हैं। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जो आपके यहां पूछी बहुत जाती है, कि डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होगी। अगर स्टेडी करंट है, तो स्टेडी करंट में क्या होता है, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होता इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, उस समय डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब I की वैल्यू फिक्स है।
तो आईडी इज इक्वल टू म्यू नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये बात आप पकड़ के रखें। अगली बात कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या रहा। जो डिस्प्लेसमेंट करंट खोजी गई, इसका कॉन्सिक्वेंस मतलब इसका प्रभाव क्या रहा आगे। प्रभाव ये रहा कि अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों सिमेट्रिकल हो गए, यानी ये दो अलग अलग बातें नहीं समझी जाएंगी, एक दूसरे से भरपूर तरह से इनका लिंकेज स्थापित हो गया। इसी लिंकेज का रिजल्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसे बोलते प्रिडिक्शन कर दिया था मैक्सवेल ने, जो आगे चलकर एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने, मार्कोनी ने प्रूव किया कि भैया ये देखो होती है, और आज हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं ईएम वेव्स के द्वारा ही। आप देख रहे हैं कितना गजब साइंटिस्ट था मैक्सवेल। थ्योरेटिकली उसने कह दिया कि भैया होएगा, ये पक्का है, और उसके कई साल बाद हर्ट्ज ने 1885 जहां तक हर्ट्ज ने ये प्रूव किया, और मार्कोनी ने आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लॉन्ग वेवलेंथ को सिद्ध किया कि देखिए बन रही है। खैर, तो आप समझ पाए कि डिस्प्लेसमेंट करंट का ये देखिए डिटेल्ड कॉन्सेप्ट का यही वन शॉट का मजा है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पकड़ाने की कोशिश करता हूं, केवल रटवाने वाली बात है बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ इस डिस्प्लेसमेंट करंट से? ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सिमेट्रिकल हो गए। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रिडिक्शन कर डाला इन्होंने, जो कि बाद में सही सिद्ध हुआ एक्सपेरिमेंटली। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर लेते हैं। पहली बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट whenever there is a change of electric flux, unlike conduction current it does not exist under steady condition। तो ये जब फ्लक्स में चेंज होगा तभी हमारा आईडी हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर फ्लक्स में बदलाव नहीं होता है तो हमको डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज नॉट ए करंट। जैसे मैंने आपको बोला था कि बेसिकली ये करंट नहीं होती, एक्चुअली इट ओनली एड्स टू द करंट डेंसिटी। ये केवल करंट डेंसिटी में ऐड होती है एम्पियर्स लॉ में, लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसलिए हमको इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। ये भी बात आप पकड़ में आई। तीसरी बात देखते हैं, जहां पर देखिए ये द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू दी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट टू दी अदर। यानी कैपेसिटर प्लेट पर ये क्यू किस रेट से बदल रहा है वो आईडी के बराबर कहा जाता है, बोलते हैं, है ना। ये भी समझ गए होंगे, फोटो इसलिए बना दी कि एकदम गहराई से बातों को पकड़ सके। टुगेदर विद द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी को शो करते हैं। आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी रखती है। कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी का मतलब कि एक सिरे से अगर एक जगह से निकलेगी तो घूम घाम कर उस सिरे पर वापस आनी चाहिए। ये नहीं कि रास्ते में गई, बीच में गायब हो गई, फिर शुरू हो गई, फिर गायब हो गई, नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। जहां से चली है वहीं पहुंचना होगा उस करंट को। तो आईसी और आईडी मिलाकर ये प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूटी की बराबर सही होती है, सेटिस्फाई करता है, अलग अलग नहीं करता। जैसे आपको फोटो में दिखाता हूं, यहां पर देखिए आईसी प्लस आईडी लिया है, तो यहां पर कंडक्शन करंट 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है। तो आईसी आईडी में आईसी आपको मिल गया, आईडी नहीं मिला। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में देखिए तो यहां पर कंडक्शन करंट 0 है और डिस्प्लेसमेंट करंट 0 नहीं है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहां भी इतनी ही करंट मिल जाएगी। इस केस में हमारी आईसी और आईडी की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? आंसर है हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा हो। इस केस में इस एक्सपेरिमेंट में बराबर है। ध्यान रखिएगा, बड़ी गहराई वाली बात फिर से कर रहा हूं। इस केस में आईसी इज इक्वल टू आईडी, और आपको सवालों में भी दिया जाए तो यही पकड़ के आप करेंगे क्योंकि वो डाटा दिया नहीं जाएगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि आईसी आईडी एक साथ मौजूद हो सके? आंसर है होता है। क्या हमेशा ऐसा होता है कि आईसी आईडी के बराबर ही हो? तो ऐसा नहीं जरूरी है। आईडी अक्सर ज्यादा होती है आईसी से, या कुछ भी हो सकता है। बात समझ गए होंगे, बहुत क्लैरिटी से बात कर रहा हूं। तो ठीक है, ये बात भी आप समझे कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या था। एक जगह से करंट निकले तो घूम घाम कर वहां पहुंचनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस पाथ फॉलो करते हुए। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टी है जो आपके पल्ले जरूर पड़ी होगी, क्योंकि एकदम स्पष्ट तौर पे मैं बात कर रहा हूं। जो बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही
2 मिनट के अंदर बताया है कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड जरूर कर ले वहां से, इसलिए मैं हट हट के आपको मौका नहीं दे रहा हूं अननेसेसरी टाइम बढ़ जाए। तो आप जिसको इंटरेस्ट होगा वो पीडीएफ ले ही लेगा। तो अगली बात करते हैं मैक्सवेल ने क्या किया, जब ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सिमेट्रिक हो गए तो इसको लपेट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 इक्वेशन में। लगभग पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन 4 इक्वेशन की मदद से समझाया जा सकता है। ये मैक्सवेल की खुद पैदा की गई इक्वेशंस नहीं थी, इकट्ठा किया था उन्होंने कि इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। चौथी में तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन भी था, बाकी इकट्ठा किया था कि इन चारों से ही आप एक्सप्लेन कर दोगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हर फिनोमेना को। तो पहली क्या थी, गॉस लॉ, जो आप पढ़े हुए हैं, E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जिसे आप B डॉट ds इक्वल टू 0 लिखते थे, आपको याद होगा, पढ़ा है आपने। नंबर 3 की बात करें, फेरेडे लॉ इज इक्वल टू माइनस डी5 बाई B अपॉन dt। कई बार इंटीग्रल फॉर्म भी लिखा जाता है फेरेडे लॉ का, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। आगे बात करते हैं तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, यहां पे उनका कंट्रीब्यूशन था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट घुसेड़ी उन्होंने ही एडिशन उसका उन्होंने ही किया। तो ये माफ कीजिएगा, तो ये B डॉट dl EC प्लस ED में इस तरीके से बात बनी। तो आप समझ गए होंगे, ये चारों इक्वेशन अगर आप टैकल करें तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पूरा पूरा समझा सकते हैं। अब एक सवाल है इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, आइए देख लेते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर्कुलर प्लेट्स, ये देखिए फोटो बना दिए, सर्कुलर प्लेट्स हैं जिसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में चेंज कर दो, 5 इंटू 10⁻² मीटर। इट इज बीइंग चार्ज सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप, इसको चार्ज किया गया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके गैप में बढ़ना शुरू हुआ। राइजेस स्टेडली एट द रेट ऑफ, इस रेट से वो बढ़ रहा है 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो यहां पर dE अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। ये देखिए वोल्ट पर मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है। तो dE अपॉन dt की वैल्यू दी है और आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए क्या होती है, ID होती है, तो एप्सिलॉन नॉट डिफाई E अपॉन dt, और ये फ्लक्स को, जो कैपेसिटर के बीच में फ्लक्स होता है उसको लिखते हो E इंटू A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस एरिया को बाहर निकाल दिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू dE अपॉन dt। एप्सिलॉन नॉट A का मतलब सर्कुलर प्लेट थी तो पाई आर स्क्वायर, और dE अपॉन dt जो की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, इनकी यहां पर वैल्यूज पुट कर दी। ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर dE बाई dt। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, आर की वैल्यू थी 5 इंटू 10⁻12 का वैल्यू लिख दी है, पाई की 3.14 और आर की 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर इंटू dE बाई dt जो कि 10⁻12 था। अब इसको मल्टीप्लाई कर मारो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.07 एम्पियर, और यही आपकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए ऐसे ये सब सवाल अगर आप करना सीख गए तो जो भी आएगा कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे डिस्प्लेसमेंट करंट में आपके बोर्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा वेस्ट का मतलब बढ़िया सवाल बन जाता है। खैर, इसको आप नोट कर पाए होंगे या समझ पाए होंगे, इस तरह से इसको सीख लीजिए। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट की पिक्चर अब खत्म हो जाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी में दूसरे सेगमेंट में हम प्रवेश कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज। और तीसरा सेगमेंट क्या है, स्पेक्ट्रम, जहां पे याद करना है मोटे तौर पे। खैर, प्रॉपर्टीज में शुरू करते हैं। तो देखिए आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते किसे हैं या होती क्या है, वो यहां लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव रेडिएशन बाई एन एक्सेलेटेड चार्ज। ये EM वेव किससे पैदा होती हैं, एक्सेलेटेड चार्ज से। तो EM वेव इज ए वेव रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाई एक्सेलेटेड चार्ज। अब इसमें होता क्या है, एंड विच प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस, वो स्पेस में प्रोपोगेट करती हैं जहां पर इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं, और ये दोनों ही वेक्टर प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, फोटो दिखाता हूं उससे पकड़ पाओगे। तो यहां पर देखिए वेव चल किस डायरेक्शन में रही है, एक्स डायरेक्शन में, ये लिखा भी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन में चल रही है। अब यहां पर E और B इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसके अंदर पाए जाएंगे जो कपल्ड है, यानी साथ साथ ऑक्सीलेट करेंगे।
दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेशन करेंगे और वो दोनों का परपेंडिकुलर ऑक्सीलेशन इस प्रोपोगेशन x से भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस बात को देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन यहां पर हो रहा है y डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो हो रहा है z डायरेक्शन में। तो y और z भी परपेंडिकुलर हो गए और ये दोनों इस x के भी परपेंडिकुलर हो गए। ये कहानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे पैदा होती हैं? एक्सीलरेटेड चार्ज से, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं और ये दोनों ही प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आप समझें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं ऑक्सीलेट, और वेव किधर चल रही है मैं ऐसे चल के दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे वेव चल रही है, आप देख पा रहे हैं? तो फिर से एक बार करते हैं नाटक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये और चल किधर रही है ऐसे, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे यहां पर समझ लिया जाए तो बेहतर होगा। एक और शानदार बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो यहां पर लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव जो होगी एक्स, वो E क्रॉस B के डायरेक्शन में होती है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल, E क्रॉस B क्या बोलता है? राइट हैंड रूल लीजिए, E की डायरेक्शन में हथेली रखिए और B की तरफ मोड़िए, E क्रॉस B, ये E क्रॉस B। तो किस डायरेक्शन में अंगूठा आ रहा है? जिस डायरेक्शन में अंगूठा आएगा वो प्रोपोगेशन ऑफ द वेव हो जाएगी। इसके ऊपर भी बहुत सवाल आपके बनते हैं, इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब भी आप डायरेक्शन निकालें प्रोपोगेशन का, E क्रॉस B का डायरेक्शन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से पता कर लें, बात खत्म हो जाएगी। खैर, आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। एग्जाम में लिखने के लिए 3-4 लाइनें आप लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, नंबर भी मिलेंगे, आप समझ भी गए होंगे। अगली बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आजकल इस पे सवाल बड़े पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग कर लें। तो देखिए, यहां पर मैं बारीकियां आपको सिखाता हूं जिससे कभी गलती आपकी नहीं होगी। If a electromagnetic wave traveling in positive x direction, ये हमको पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब लिखा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन से आप पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे ये दिखाते हैं आपको। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन लिखा है। यहां पर kx माइनस ओमेगा टी है। जब भी kx और ओमेगा टी का साइन अपोजिट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो आप समझ जाया करेंगे, जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वेव, प्लस एक्स डायरेक्शन में। kx माइनस ओमेगा टी, माइनस आ गया ना बीच में, kx x और इधर दोनों का एक्सप्रेशन का अपोजिट साइन हो, यानी इनके बीच में माइनस हो कह लो, तो इस माइनस अगर आ रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है वेव, ऐसे पता करते हैं। और यहां पर देखिए E हमने J कैप लगाया। J कैप का मतलब है y एक्सेस, क्योंकि आपको मालूम होगा J कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमको E क्रॉस B चाहिए, किधर? x की तरफ, तो B का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? इसके अनुसार K के अंदर, K कैप जो Z एक्सेस पे होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बन गया, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस, क्योंकि डायरेक्शन वही है, पता चल रहा है, माइनस प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलना वेव का। और यहां के कैप लिख दिया। के कैप क्या है? वेक्टर फॉर्म। के कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सेस। बढ़िया। एक और रूल को याद रखिए, या एक फंडे को याद रखिए, कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, वो हमेशा E अपॉन बी के रेशियो के बराबर होती है। तो E अपॉन बी कर दें, या इनका एम्पलीट्यूड E नॉट अपॉन बी नॉट कर दें। ये किसके बराबर आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये C की वैल्यू है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि सवालों में ट्विस्ट आपके यहां देते हैं। मान लीजिए कि ये जो वेव है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो ये पॉजिटिव में थी, मान लीजिए इधर जा रही है माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में इसमें प्लस आ गया, ये हमको बताता है कि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही है। दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों का सेम क्या बोलते हैं, साइन हो गया। दोनों पॉजिटिव अगर हैं तो माइनस एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन है। उस समय E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर K की डायरेक्शन में होगा ही K की, क्योंकि आप अगर इस डायरेक्शन में वेव चल रही है तो आप क्या करेंगे? E क्रॉस B इधर आना चाहिए। तो E किधर होगा? Z डायरेक्शन में, तो K कैप लिख दिया है। और B किधर होगा? Y डायरेक्शन में, तो ये B का B नॉट साइन KX प्लस ओमेगा टी J कैप लिख दिया है। इस तरीके से आप समझ जाया करेंगे, बहुत बेसिक है, 11th क्लास की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट है।
बहुत थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट, मतलब इक्वेशन ऑफ वेव आप जान रहे हो, छोटा सा फंडा क्लियर हो। उम्मीद है क्लियर होगा, नहीं तो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, उसको सीख लीजिए, भटकने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि ई क्रॉस बी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, यानी ई क्रॉस बी से जो डायरेक्शन मिलेगा वो वेव जिस दिशा में चल रही है वो मिलेगा आपको। इसको कभी नहीं भूलना है क्योंकि इस पे सवाल आएगा जरूर। उम्मीद है आप इस बात को पकड़ पाए होंगे जहां पे ट्विस्ट होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल जहां तक इस पे लिया एनसीईआरटी का, ये बड़ा पूछा जाता है, कर लेते हैं, मिनटों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला का टी साइन एक्स प्लस। अब ये देखिए यहां प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस न समझ लेना भैया, इसको माइनस न समझना, ये मतलब आपको ध्यान दिलवाने के लिए मैंने लिखा है, इसको हटा देते हैं, कोई भरोसा नहीं आप क्या समझ जाएं। तो ये मतलब ऐसे एरो लगा रहे हैं, इसको आप जो प्लस है, तो जब बीच में प्लस आ गया तो आप समझ गए ये माइनस एक्स डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या चाहते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, हम निकाल देंगे अभी, और साथ में एक्सप्रेशन लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को भी लिख देना, लिख देंगे। यहां पर देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी होती है बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, जैसे होती है उससे हमने कंपेयर किया। तो पॉजिटिव साइन हमको ये बता रहा है कि वेव ट्रेवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, ये हम सीख गए, मैंने पहले भी बताया, अभी भी तो दिमाग में घुस ही गया होगा कि माइनस एक्स डायरेक्शन में ये वेव चल रही है। अब कंपैरिजन कर दो बी नॉट का इससे, तो यहां पर देखिए के का कंपैरिजन किया, के की वैल्यू इतनी, के क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, और ये इसकी वैल्यू यहां दी है 0.5 इंटू 10⁻³ पूछा था यहां वेवलेंथ, तो लैम्डा निकाल लो, तो 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, इसको गुणा भाग कर लेना प्रेम पूर्वक, ये 1.26 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये वेवलेंथ आ गई। अगली चीज पूछी है फ्रीक्वेंसी, तो इस ओमेगा को इसको इससे कंपेयर कर दीजिए आप, तो ये ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, आप जानते हैं, और 1.5 इंटू 10⁻11 के बराबर हो गया। तो न्यू की वैल्यू कितनी रही, 1.5 इंटू 10⁻11, 2 पाई नीचे चला गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 3.14 लिख लीजिए, जिससे भी या 22/7, जिससे भी सिंपल हो पाए आपका 23.9 गीगाहर्ट्ज आ गया आंसर। ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी। अब सेकंड चीज पूछिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन दो, तो इसको लिए देखिए मैंने आपको समझाने के लिए जहां तक एक डायग्राम बनाया है, जिससे आप किसी भी मतलब कीमत पर कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ध्यान से सुन लेंगे तो। यहां पर देखिए स्थिति क्या है, एक्स वाई जेड एक्सेस, और माइनस एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही है। तो आपको पता है ई क्रॉस बी अंगूठा माइनस एक्स में होना चाहिए, तो ई किधर होगा, दिख गया हमको। तो आप बताओ, अंगूठा अगर ऐसे रखना है, हाथ ऐसे मोड़ रहे हो, और ये ई से बी की तरफ जाता है, तो ई का डायरेक्शन जेड हो गया, बी का डायरेक्शन तो वाई इन्होंने क्या ही रखा है, ये देखिए खटाक से, तो ई क्रॉस बी मस्ट बी इन माइनस एक्स डायरेक्शन, सो ई इज इन जेड डायरेक्शन। अब इसको देखते हुए ई जेड इजकल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी इक्वेशन हो गई। के ओमेगा और ई नॉट की वैल्यू रख देंगे। ई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ई नॉट इजकल टू सी इंटू बी नॉट, क्योंकि ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी होता है, तो ई नॉट इजकल टू सी इंटू बी नॉट। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और बी नॉट की वैल्यू यहां निकाली थी, ये देखिए कंपेयर किया था, ये बी नॉट है, ये आपका बी नॉट है, 2 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई कर लिया, और ये वैल्यू आ गई 60 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। अब यहां पर बैठा दीजिए वैल्यू लिख के, तो इक्वेशन हो गई ई जेड इजकल टू 60 ई नॉट की जगह, फिर साइन, और ये के एक्स ओमेगा टी तो वही था जो इसके अंदर है, ये आपकी ई जेड यानी जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपके सामने है। ये उसका स्केलर फॉर्म लिखा है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसी को पूरा लिखकर यहां वेक्टर, और यहां अगर लिखना हो तो इधर लगाओ और इधर लिख दो के कैप, बात खत्म हो जाएगी, अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वरना क्योंकि स्केलर फॉर्म यहां लिखा है, वही स्केलर फॉर्म पहले लिख दिया था। ये आपका यहां पर आंसर आ चुका है, बात खत्म। देखिए कितनी बढ़िया बात, और ये सवाल आपकी समझ में आ गया, कितना भी टेढ़ा सवाल देंगे तो आप कर जरूर लेंगे बेटा, पूरी उम्मीद है। एकदम सटासट कम समय में गहराई से आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। टोटल वीडियो लेंथ घंटा सवा घंटा होगी, और उसमें सब कुछ सीख जाएंगे आप, बहुत शानदार बात। चलिए आगे चलते हैं, तो ये भी आप यहाँ का जो मुद्दा आजकल आज के ट्रेंड में जो सवाल बनते हैं वो इस पर बेस्ड होते हैं, जो आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है,
भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कौन करता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेलेरेटेड चार्ज बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। एक चार्ज जब एक्सेलेरेटेड मोशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है। अगली बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है या प्रोपोगेट कर रही है? अब तक हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, ई क्रॉस बी से आप उसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जिस डायरेक्शन में ऑक्सिलेट कर रहे हैं, ई क्रॉस बी करेंगे, आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल आएगी। साथ में ध्यान रखिएगा कि ये होती है ट्रांसवर्स वेव। इसका आपसे पूछते हैं कि ट्रांसफर वेव क्या है? ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे कोर्स में है। पहले एक जमाने में 4 साल पहले क्वांटिफिकेशन भी था तो उसमें प्रूफ करना पड़ता था। प्रूफ नहीं करना है, आपको लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक से कहना है कि ये ट्रांसफर वेव क्यों है। वो साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि देखिए, आप हमेशा ट्रांसफर वेव को सीख के क्या आए थे, जब पहले आपने क्लास 9th में ही पढ़ ली थी तो फिर 11th में दोहराई कि भाई जब मीडियम के पार्टिकल आपके मोशन के वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सिलेट करेंगे तो हम उसको ट्रांसफर वेव बोलेंगे। अगर उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। तो यहां पर मीडियम नहीं, क्योंकि मीडियम की जरूरत नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स क्या हैं? दोनों प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सिलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सिलेशन कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया जाता था, एक इवेंट होती थी, एक घटना होती थी, पोलराइजेशन। लेकिन अब सीबीएसई के कोर्स में पोलराइजेशन नहीं है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। भाई ये तो हो गया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो था कि कौन सा इवेंट इसको साबित करता है। वो इवेंट कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब वो कोर्स में, सीबीएसई के कोर्स में नहीं है। खैर, आप इस बात को समझ गए होंगे कि ट्रांसवर्स वेव किस बेसिस पर हम कह रहे हैं। आगे बात को बढ़ाते हैं। अब एनर्जी, अब जानते हैं कि जो वेव होती हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एनर्जी कैरी करती है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक वाली एनर्जी दोनों होती है। तो उससे पहले बात समझते हैं, यहां लिखा है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। जैसे एक केला कितने का है, लेने आपको 1000 केले, 100 केले, एक का दाम पूछ लेते हैं। खैर केलों के केस में तो आप दर्जन पूछते हैं, लेकिन यहां पर 1-2 यूनिट खरीदनी हो, यूनिट के संख्या में खरीदना हो, वहां पर क्या करते हैं, आप पूछते हैं भाई एक आइटम कितने का है बता दो, उसी से हम समझ लेंगे कौन महंगा है सस्ता है ना। तो यहां पर क्या हो गया कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जितनी होती है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इस एनर्जी डेंसिटी को आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी मिलती है वो ½ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस के फॉर्म में होती है, क्योंकि ये साइनसॉइडल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो साइनसॉइडली वेरी करता है। ये लाल या पिंक कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसलिए इसमें आरएमएस वैल्यू इंक्लूड की जाती है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी साइनसॉइडल मूवमेंट कर रहा है, इसलिए यूबी की भी एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ½ बी स्क्वायर आरएमएस अपॉन म्यू नॉट। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोनों के पास एनर्जी डेंसिटी सेम होती है। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास 100 रुपए हैं, 100 एनर्जी के रुपए हैं, तो 50 आधे इलेक्ट्रिक के पास है, आधे मैग्नेटिक की फील्ड है। कोई पार्शियलिटी नहीं है, आधा आधा बंटवारा कर दिया गया यहां पर, ठीक है। अगर इसी तरीके से टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए तो हम इस एनर्जी डेंसिटी को दोनों को जोड़ देंगे यहां पर टोटल के लिए। तो जब जोड़ोगे तो इसी के फॉर्म में लिखना हो तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस, क्योंकि दोनों बराबर भी हैं, ई स्क्वायर आरएमएस कर सकते हो, या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना हो तो बी स्क्वायर आरएमएस अपॉन म्यू नॉट कर सकते हो। ये क्या है, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी कैरी करता है, इतनी कैरी करता है। बिल्कुल प्यार से सीखते रहिए। आइए चलते हैं एक कदम और आगे। अब यहां पर देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी। एक यूनिट एरिया पर एक सेकंड में परपेंडिकुलरली कितनी एनर्जी क्रॉस करी है, दैट इज नोन एज ए इंटेंसिटी। ठीक, अब इस इंटेंसिटी की वैल्यू यहां कितनी होती है, जो एनर्जी डेंसिटी टोटल निकाले थे उसमें सी का मल्टीप्लिकेशन करना है केवल आपको, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस इंटू सी। इसी तरह आई बी स्क्वायर आरएमएस म्यू नॉट इंटू सी, ये आपकी एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाती है। उम्मीद है ये भी बात पकड़ में आई। अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछते हैं आपसे, हमेशा आपसे कहते हैं कि बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है क्या? जी हाँ, कैरी करता है। एनर्जी के लिए मैंने टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखी और मोमेंटम कितना है, U बाई सी। U क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन सी कर देंगे तो इतना मोमेंटम है इसके पास। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इस सी की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी और जिक्र करेंगे। पहले जो मोमेंटम था ना, इसको ये समझा जाता था कि ये वेव की प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट की। जैसे बॉल मूव कर रही है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का नेचर है मोमेंटम, और एनर्जी जो इसमें पाई जा रही है वो एनर्जी तो खैर दोनों में हो सकती है। यही बात आप डुअल नेचर में चैप्टर 11 में देखते हैं कि दोनों आज के समय में एक चीज दोनों ही रूप शो करती है, वेव नेचर भी पार्टिकल नेचर भी। खैर वो बात की बात है, लेकिन यहां बात आप समझ गए होंगे। एक कदम और, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एक करके 7-8 प्रॉपर्टी हैं, उनको भी ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, इससे भी सवाल बनते हैं। आइए देखते हैं। The electromagnetic wave are produced by accelerated charge and do not require any material medium to propagate। यानी ये पैदा किससे होती हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज से। चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं। सूरज की रोशनी यानी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सूरज से धरती तक कितने वैक्यूम पड़ते होंगे ये भी नहीं पता, उन सबको पार कर जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, डायरेक्शन के बारे में हम आपको बता चुके थे कि इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सिलेट करते हैं, और ये दोनों ही प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होती है, यहां भी मैंने हाईलाइट किया है कि आप भूले नहीं, याद हो जाए आपको। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं वो सेम फेज में ऑक्सिलेट करते हैं। सेम फेज में ऑक्सिलेट करने का एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, दे आर इन हार्मोनी। 11th में ही सीख चुके हैं आप, लेकिन भूल जाते हैं आप तो ना आपका तो जन्म सिद्ध अधिकार है भूल जाना। खैर, टीचर का भी जन्म सिद्ध अधिकार है आपको बार बार याद दिलाना। तो चलिए हम याद दिलाएंगे आपको। तो यहां पर ई और पी जो है सेम फेज में है, उसका क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टॉप पर पहुंच रहा है एम्पलीट्यूड पर, उसी समय बी भी टॉप पर है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0 है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी 0 है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर माइनस में है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी माइनस में है। बात समझ रहे हैं? यानी साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ घट रहे हैं, आगे पीछे नहीं है। साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, ऐसा प्यार है इन दोनों में तो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम फेज में साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे, इसलिए बोलते हैं दे आर इन हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है खुशी का माहौल। खैर आप समझ गए होंगे। आगे की बात करते हैं प्रॉपर्टीज में ही। इसमें आप देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में या वैक्यूम में सेम स्पीड से चलती हैं, उनकी स्पीड की वैल्यू होती है c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू अब पुट करते हैं तो करीब करीब ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी वैक्यूम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, लाइट हो, गामा रेज हो, एक्सरे हो, रेडियो वेव्स हो, सब की सब स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आएगी। मीडियम के अंदर, मटेरियल मीडियम के अंदर इनकी स्पीड बदल जाती है। वो कितनी होगी, v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। म्यू इंटू एप्सिलॉन को चेंज करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन म्यू आर इंटू एप्सिलॉन और करते हुए जो वैल्यू c/n आपको दिखती है। तो c/n से इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि ये यहां पर कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये c अपॉन दिस वन वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहां इंटू का साइन लगा देते हैं, इस n को भगा दो। चलो ये यहां c लिखना छूट गया है, एक मिनट रुकिए जरा,
सही कर दें, नहीं तो ये सब बाकी सब दुरुस्त है। यहां पर मैं लिख देता हूं एक सी, ऐसे। तो ये इस तरीके से आप बात यहां लिख सकते हैं। The amplitude ratio of the electric and magnetic field vector E नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू C के बराबर होती है, और C की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। इसको पकड़ के आप जरूर रखें। The electromagnetic wave carry energy because they travel through the space। और वो जो एनर्जी रहती है उसके बारे में भी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस वैल्यू, या 1 अपॉन म्यू नॉट बी स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। ये भी आप जान गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितनी एनर्जी पाई जाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम वो कितना होता है वो भी जिक्र हो चुका है। P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन C, ये लिखा है P इज इक्वल टू यू बाई सी। आगे बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना सोच लीजिएगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ये घूम जाएंगी। जैसे लाइट आ रही है ना, रोशनी सूरज की, आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो मुड़ती नहीं है। तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड और इन मैग्नेटिक फील्ड। अगली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये लाइट में आप देखते ही हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस भी आप पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, पोलराइजेशन अब कोर्स में ना रहा आपके। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो ईएम वेव दिखाती हैं। दूसरी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, देखने वाले, रोशनी वाले, वो किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से काफी बड़ा होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से। ई नॉट इज मच मच ग्रेटर देन बी नॉट, और यही ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए जिम्मेदार होता है। इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी छोटी बारीक बातें आपसे आजकल पूछ ली जाएंगी, नहीं तो एमसीक्यू में दे देंगे। तो ये सब पढ़े रहेंगे तो सब कर लेंगे आप। ये देखिए आपकी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंप्लीट हो गई। अब देखिए एक छोटा सा छोटे मोटे क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। लिखा है इलस्ट्रेट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स हाउ यू कैन शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, घूम घूम के आपसे पूछते हैं कि ये शो करिए, एग्जांपल दीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है। अरे बिल्कुल दीजिए एग्जांपल। लाइट कैरी करती है एनर्जी, ये हीटिंग स्टफ अप, ये चीजों को गर्म कर देती है। आप लोहे का कोई कुर्सी आप डाल दीजिए धूप में, 15 मिनट बाद, कड़ी अगर धूप गर्मी की है तो 5 ही मिनट में गर्म हो जाएगी, वरना थोड़ा टाइम लेके गर्म हो जाती है। तो इसके अंदर गर्म कर देने की प्रॉपर्टी होती है। ये कैसे होएगी? एनर्जी लेके आ रही है तभी तो हीट कर रही है और एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो ये एनर्जी का एग्जांपल हो गया। दूसरा, लाइट कैरी मोमेंटम, ये फोटो करंट पैदा कर देती है फोटो सेल्स के अंदर। इसको याद कर लीजिए, फोटो सेल्स अब कोर्स में आपके नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर फोटो सेल के अंदर फोटो करंट ये पैदा कर देगी, मोमेंटम होगा तभी ऐसा कर पाएगी। तो ये एग्जाम्पल देके आपने बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम और एनर्जी कैरी करती है। कितनी कितनी करती है हम ऑलरेडी फॉर्मूलों में सीख चुके हैं। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑक्सिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस। अब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर होंगे? तो हमेशा आपको पकड़ा है कि आपको E क्रॉस बी देखना है। E क्रॉस बी करें और अंगूठा किधर चला जाए? प्रोपोगेशन की तरफ। तो ये E क्रॉस बी आ रहा है, तो आप समझ गए ये डायरेक्शन क्या हो गई? E क्रॉस बी की डायरेक्शन होनी चाहिए। इससे दिख रहा है कि ये E की डायरेक्शन है और ये बेटा B की डायरेक्शन है। इसी में भाषा में लिख लीजिए E along पॉजिटिव y एक्सिस एंड B along पॉजिटिव z एक्सिस। कैसे पता चला? E क्रॉस B करो, अंगूठा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाना चाहिए। अगला एक सवाल और लेते हैं, बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये पूछते हैं आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं। आपको मालूम है एक्सीलरेटेड चार्ज से होती हैं, लेकिन थोड़ी सी कहानी लिखनी पड़ जाएगी यहां पर। तो यहां पर क्या करिए, एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज ले लीजिए। ऑक्सीलेशन समझते हैं, पेंडुलम करता है, उसकी जगह ऊपर नीचे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है। तो जो पार्टिकल
ऑक्सीलेशन कर रहा है वो एक्सीलेटेड मोशन में है ही, वरना वापस क्यों आएगा। तो इसलिए ये एक्सीलेटेड चार्ज हो गया, ये ऑक्सीलेशन एक बार इधर गया एक बार इधर गया, ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ गए ना। तो ये एक्सीलेटेड चार्ज है। एक्सीलेटेड चार्ज क्या करता है, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो समय के साथ ऑक्सीलेट करेगी। जैसे ये कर रहा है उसी तरीके से कुछ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब हमने ये सीखा है कि जो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हम चर्चा कर चुके। तो भैया इस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब ये ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वापस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगेगा। तो ये बनाने लगेगा इसको, ये बनाने लगेगा इसको, दोनों आपस में खुश हैं। ए से बी बना, बी से ए बना, और ये दोनों मिलके वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। उसी को बताते हैं प्रोड्यूसिंग ईएम वेव, जो कि अपने आप ही स्पेस में मूव करने के लिए सक्षम होती है, क्योंकि ये जिन ऑक्सीलेशंस को जन्म देते हैं दोनों मिलके एक दूसरे को, वो ईएम लाइक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। इस तरह से प्रोड्यूस होती है ईएम वेव। आप एग्जाम में ऐसे फोटो भी बना देंगे ना तो भी टीचर खुश हो जाएगा, वो तो पढ़ने ही नहीं पड़ेगा, उसको तो वैसे ही दिख जाएगा बच्चे को आता है। एनीवे, इसलिए मैंने ये फ्लो चार्ट बोलिए, डायग्राम बोलिए, आपके लिए बनाया कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, उलझन ना महसूस हो, सरल चीजें लगे। मेरी कोशिश है कि हर चीज इतनी सरल कर दो कि आप थोड़ा भी सुन लें। वैसे ही आप कहां पढ़ाई ज्यादा सुनना पसंद करते हैं कुछ बच्चे करते भी हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं। कोशिश है थोड़ा भी आप ध्यान दे दें तो आप तक मैं पहुंच जाऊं, ये मेरी बात आप तक पहुंच जाए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, एक कदम आगे और बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे सेगमेंट में। आपसे बोला था ना डिस्प्लेसमेंट करंट पहला सेगमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दूसरा सेगमेंट, और ईएम वेव का एक स्पेक्ट्रम तीसरा सेगमेंट। तो हम इस चैप्टर का तो इस तीसरे सेगमेंट में आ गए हैं। यहां पर मोटे तौर पे सब याद करना है आपको। खैर, फिर भी जो समझने वाली बात है मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है? कुछ नहीं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो तरह तरह की होती हैं उनको वेवलेंथ के बेसिस पर बढ़ते या घटते हुए क्रम में अरेंज कर दो, या फ्रीक्वेंसी के बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज कर दो। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट on the basis of wavelength या on the basis of frequency is known as a electromagnetic spectrum। खत्म। पूछे तो यही लिख देना, इसके अंदर लिखा है थोड़ी साइंटिफिक तरीके से। मैंने आपको एकदम सरल भाषा उपयोग कर दी कि भाई कई चीजें हैं, अरेंजमेंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 को अरेंज कर दिया बढ़ते हुए संख्या में, ऑर्डरली अरेंजमेंट। एक नंबर कहीं था दो, जैसे बच्चे लोग होते हैं जो 1 2 साल के बच्चे होते, 3 साल के, स्कूल जाने से पहले तो उनको क्यूब मिलते ना, ये ABCD जोड़ो, 1 2 3 4 जोड़ो। तो अगर उसने सही जोड़ दिया तो ऑर्डरली अरेंजमेंट, घटते या बढ़ते क्रम में, और अगड़म बगड़म जोड़ा तो भाई उसको सीखना है। खैर, एनीवे, तो आप समझ पाए इसकी बातचीत। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की आपके सामने फोटोग्राफ है तो यहां देखिए फ्रीक्वेंसी लिखी है, ये एरो बता रहा है इस क्रम में बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी, इसी क्रम में इसका नाम याद कर लीजिए तो आसानी पड़ती है। फिर हम यहां पे देखिए वेवलेंथ इस क्रम में बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ उसी डायरेक्शन में अगर जाओगे तो इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इधर वेवलेंथ घटेगी, उल्टा चलोगे तो दोनों बराबर बढ़ेंगी। बात पकड़ में आ गई। अब देखिए क्या है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स की, फिर रेडियो वेव्स यहां पे दिख रहा है ना, AM रेडियो, फिर टेलीविजन FM रेडियो, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। फिर आ जाता है शॉर्ट रेडियो वेव्स, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड। देखिए विजिबल लाइट में क्या होता है, रेड कलर से लेकर वायलेट कलर तक के कलर होते हैं मेनली। ये रेड से नीचे है इसलिए इसका नाम है इंफ्रारेड, इंफीरियर इंफ्रारेड। किस टर्म में? फ्रीक्वेंसी के। मैं भूल जाता था पहले कि इंफ्रारेड ऊपर होता है कि नीचे, तो फ्रीक्वेंसी के लॉजिक से अगर आप याद रखेंगे तो नहीं बोलेंगे इंफ्रारेड, रेड मिला उसके नीचे इंफ्रा आ गया, और वायलेट सबसे ऊपर मिलेगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो उससे ऊपर अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा का मतलब होता है उससे हायर वर्जन, तो ये अल्ट्रा वायलेट आ गया विजिबल में। फिर एक्सरे और गामा रेज, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में। वेवलेंथ के टर्म में आपके सामने लिखा है। इस विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है ईएम वेव में बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। मोटे तौर पे बात करें तो जो वायलेट कलर की वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर या 4000 एमस्ट्रॉम के बराबर होती है। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, एमस्ट्रॉम 10⁻⁻10, तो 400 लिखो नैनोमीटर या 4000 एमस्ट्रॉम लिखो, बात तो वही है। और करीब करीब 7000 या 7500 तक जाती है ये। जो सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की।
तो रेड कलर की ये वेवलेंथ लिखी हुई है इधर, ये तो ये आप समझ गए होंगे। आजकल क्या है कि ये जो डाटा हैं डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के और वेवलेंथ, इनको थोड़ा याद करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं। मैं दिखा देता हूं, याद तो आप ही करेंगे, हम तो कर भी लें या ना भी करें इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखिए गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वगैरह वगैरह, और ये वेवलेंथ की रेंज है। मैंने कहा कि आजकल इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो थोड़ा घोंट लीजिएगा। और यही नहीं की जरूरत पड़ती, आपको नीट वीट का एग्जाम देंगे तो वहां भी जरूरत पड़ेगी, बोर्ड में भी पड़ेगी, जेई में भी, मेंस में भी पड़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि इसकी वेवलेंथ रेंज क्या है और फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, जिससे कोई सवाल बने तो आप उसको संभाल सको। तो ये यहां पर ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज है। ये विजिबल रेंज मैंने लिख दी है यहां पर, नैनोमीटर में आप जान ही रहे थे, 400 नैनोमीटर से करीब करीब 700 या 750 नैनोमीटर तक की कहानी होती है। खैर, आप ये भी समझ गए। अब शुरू करते हैं एक एक वेव कि ये वेव का एप्लीकेशन क्या है और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के टर्म में इसके हालात क्या हैं, बेसिक बातें जो आपके यहां पूछी जाती हैं। तो यहां पर देखिए रेडियो वेव्स क्या होती हैं, दीज आर द ईएम वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। नीचे पाई जा रही थी ना, फ्रीक्वेंसी से बढ़ रही थी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो रेडियो वेव्स जो होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी की और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होती हैं। इसके एप्लीकेशन या यूजेस क्या हैं, क्योंकि ये भी बड़े पूछे जाते हैं आपसे रेडियो वेव्स के। तो इसके यूजेस हैं रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन एंड इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो कम्युनिकेशन और टेलीविजन कम्युनिकेशन में बात की जाती है, मतलब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। जैसे अंतरिक्ष यात्री मान लीजिए चंद्रमा पे खड़े हैं और माइक लगा, वो लग सूट पहने रहते हैं ना, तो उसके अंदर जो माइक होता है वो जो आपस में बात करते हैं वो रेडियो वेव से ही करते हैं, क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर है नहीं कि साउंड वेव जा पावे, तो वो यहां से पता नहीं कहां कहां से घूम घाम के बाजू में खड़े आदमी को सुनाई पड़ती है। खैर, तो अब ये वेवलेंथ की रेंज मैंने एक जगह लिख दी है सुंदर तरीके से, जैसे आपको पकड़ने में, याद करने में आसानी हो। ये याद कर लीजिएगा, वेवलेंथ रेंज पढ़ पढ़ के सुनाएंगे तो भी मजा आपको ज्यादा आएगा नहीं। 600 मीटर से लेके 0.1 मीटर तक का इसका वेवलेंथ का रेंज है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। सोर्स क्या है, एक्सीलरेटिंग मोशन, ये भी पूछ लेते हैं किससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सीलरेटिंग मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स और ऑक्सीलेटिंग सर्किट्स, और ये बातें थोड़ी कम पूछी जाती हैं, लेकिन ये बाकी बातें, ये तीनों शुरुआत के पता हो तो ज्यादा बेहतर है। मार्कोनी ने 1895 में डिस्कवर किया था। और फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन दिखाती हैं। रेडियो वेव्स के बाद आती है माइक्रोवेव। तो दे आर द वेव हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की सबसे लंबी वेवलेंथ थी, उससे एक छोटी इसकी होती है माइक्रोवेव्स की। ये किस काम में आती है, राडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट का मतलब आप समझते हैं ना, प्लेन उड़ रहा है तो उसको रास्ता कौन बताएगा। इस वेव से आप, माइक्रोवेव से उनको, नेविगेशन का मतलब जानते ही, नेविगेट करना, रास्ता बताना मोटे तौर पे, तो वो इसकी मदद से किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन्स घर में बेकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और भी कई चीजें बनाई जाती हैं, केक वेक बनता है जैसे, जो मोटा मोटा हमको पता है, तो वो माइक्रोवेव ओवन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके थोड़े से वही वेवलेंथ रेंज 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर में वेवलेंथ घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और 10⁹ हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 मेगा हर्ट्ज तक। साथ में कहां से बनती हैं, ऑक्सीलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लेस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड। इसको रट्टा मान लीजिएगा, समझ के ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं। और यहां पर मैक्रोनी ने 1895 में ही पकड़ा था, इसको ढूंढा था, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज लिखी है। ये माइक्रोवेव हो गई। उसके बाद आती इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं, दीज रेडिएशंस लाई क्लोज टू द लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी रेड कलर से कम होती है और वेवलेंथ उसी का उल्टा आप पकड़ लीजिएगा। तो लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम से बड़ी वेवलेंथ या छोटी फ्रीक्वेंसी। इंफ्रारेड वेवलेंथ प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत पूछा जाता है। इसको इस वजह से हीट वेव्स भी बोलते हैं। ये आपने देखा होगा या शायद ध्यान न दिया हो, आपकी कॉलोनी में, कई कॉलोनीज में ऐसा हो गया है, हीटिंग, सिकाई वाले सेंटर्स बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है, किसी को चोट लग गई, या किसी के, कभी कभी जो लेडीज होती हैं थोड़ी उम्र बढ़ती है तो उनके कमर में दर्द होने लगता है, कहीं भी दर्द हो सकता है, मस्कुलर पेन जिसे बोलते हैं, तो वो सिकाई वहां जाके करवा लेती हैं तो उनको आराम मिलता है। तो ऐसे सेंटर अब कॉलोनीज के अंदर खुलने लगे हैं।
या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, चोट चाट लग गई, डॉक्टर ने कहा सेकाई करा लो, तो 4-6 दिन के लिए चला गया, या जैसा डॉक्टर ने रिकमेंडेशन दी उसको, तो वो इंफ्रारेड वेव से सेकाई की जाती है, तो उसका असर बड़ा शानदार होता है। तो ये जो फिजियोथेरेपी सेंटर होते हैं, फिजियोथेरेपी जहां हाथ पैर को हिलाया हिलाया जाता है, एक्सरसाइज करवाई जाती है किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन में फायदा पहुंचाने के लिए, वहां भी इंफ्रारेड वेव से सिकाई करा दी जाती है। फिजियोथेरेपी सेंटर सुने होंगे शायद। तो ये हीट वेव्स या थर्मल रेडिएशन इसको कहा जाता है। यूजेस क्या है? टीवी रिमोट या वीसीआर जो रिमोट होता है उससे इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। आप अपने टीवी का रिमोट ले लीजिए या कोई भी रिमोट ले लीजिए, मान लीजिए जियो लगा, आजकल टीवी भी उसी से चलती है, टीवी का रिमोट हो गई, आप उसका बटन दबाएंगे तो रेज निकलती हैं जो टीवी तक पहुंचती हैं, उसका वॉल्यूम कम ज्यादा या जो भी करना चाहते हैं वो करती हैं। आपको नेकेड आई से वो वेव्स निकलती हुई नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दें और ऐसे रिमोट पकड़े और ऐसे लगा दें कैमरे से मोबाइल में, उसको फिर बटन दबाएं अपने रिमोट का, तो उस कैमरे में वेव्स आपको दिखेंगी। मैंने करके देखा था, बड़ा मजा आया। अच्छा, ये मैंने कई साल पहले एक दुकान पे गया था बनवाने के लिए, टीवी या कुछ ले गया होऊंगा, रिमोट की चल नहीं रहा, दूसरा दे दो, खराब हो जाते हैं रिमोट कंपनी के साल 2 साल में। तो वो लोकल लेने गया था, तो वो लोकल लेने गया वहां कि भाई ये मिल जाएगा 100 रुपए में, कौन 4 दिन घूमे आगे पीछे और महंगा भी मिलेगा। तो वो उसने जांचने का उसका तरीका क्या है, यही वो जांच लेते हैं कि वो नई बेस्ट सेल डाला और दबा दबा के देखा, अगर वेव निकल रही है तो उम्मीद करते हैं कि रिमोट कम से कम सही है। तो वहां से मुझे जानकारी मिली थी, आप करके देखिए, मजा आएगा आपको। खैर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स मैंने बताया कि मसल्स मस्कुलर कंप्लेंट्स में इंफ्रारेड रेज हीट वेव्स या थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। सीक्रेट राइटिंग्स को पढ़ने के काम में आता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने के काम इंफ्रारेड रेज आती हैं। बाकी इसकी कहानी की वेवलेंथ कितनी है, 5 × 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻⁻6 मीटर छोटी होती जा रही है वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स ये बनती है। बाकी लिखा है कौन किसने बनाया ये थोड़ा कम पूछते हैं, लेकिन शुरुआत की 3 चीजें तो पता होनी ही चाहिए। विजिबल लाइट के बारे में क्या कहना, हम सब जानते हैं, ये दिखाई इसलिए पड़ रहा है कि रोशनी है, अंधेरे में कहाँ देख पाते हैं हम लोग। तो वही कहानी लिखी है, ह्यूमन रेटिना इसके लिए सेंसिटिव होता है, तो इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है। बढ़िया। और इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड आप जान ही रहे हैं, कभी कभी ये केमिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करती हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फला रिएक्शन हो रही है, तो सनलाइट कभी कभी केमिकल रिएक्शंस में इनिशिएट कर देता है। इसके हिसाब किताब जाने तो वेवलेंथ रेंज लिखी है 8 × 10⁻7 मीटर से लेकर 4 × 10⁻7 मीटर, या फ्रीक्वेंसी रेंज है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। बाकी आप जान ही रहे हैं, सोर्स क्या है, रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन आयनाइज्ड गैस एंड इंडेसेंट बॉडीज। तो यहां से पैदा के सोर्स है इसके। अगली बात करें तो यूवी रेस की बात करते हैं। तो ये यूवी रेस क्या है, अल्ट्रा वायलेट, इनकी फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर से ज्यादा होती है। दिस रीजन ऑफ द ईएम स्पेक्ट्रम हैज वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर देन विजिबल लाइट एंड कैन बी डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड द वायलेट एंड ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। ये फूड प्रिजर्वेशन में काम करती है। जो फूड को मान लीजिए पैक कर रही कोई कंपनी, तो यूवी रेस डाल देती है, तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो उससे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो जब बैक्टीरिया फिर डेवलप होंगे और पैदा होंगे वगैरह वगैरह, तो आपका फूड प्रिजर्वेशन काफी लॉन्ग टाइम के लिए खाने को आप रख पाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन वैक्यूम में पैक कर देते हैं तो जल्दी बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते। इन दी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ये यूवी रेस काम आता है। यहां तक कि यूवी रेस जो है वो पानी के शुद्धिकरण में भी काम आती है। आपके घर में आरओ वाटर लगा होगा, आरओ या जैसा भी लगा हो, उसमें यूवी बल्ब लगा होता है, नीले कलर का रहता है। अगर आप ऐसे ना देखें, रेडिएशन यूवी हार्मफुल होता है, तो वो पानी जब निकलता है तो यूवी रेडिएशन पड़ता है, उसमें बैक्टीरिया किल कर देता है, तो आपको पानी बैक्टीरिया फ्री मिलता है। बाकी और भी झाम होता है उसमें, लेकिन ये भी एक इवेंट होती है उसमें। कहते हैं ना कि अगर किसी नदी का पानी स्वच्छ पानी है, बहता हुआ पानी है, साफ है, तो आप उसको पी सकते हैं। झरनों वरनों का पानी आजकल लोग कहते हैं हिमालय पर्वत से पानी लाएं और 400 रुपए की बोतल पानी बेच देते हैं। कंपनियों के नाम हमें पता है, आपको भी पता होंगे, नहीं पता तो आप विश्वास नहीं कि 300-400 रुपए बोतल बेच देते हैं। वो कहते हैं हिमालय पर्वत का पानी बड़ा आपको फायदा करेगा, मिनरल विनरल है। कुल मिला के वो शुद्ध क्यों है, मिनरल वगैरह तो अपनी अलग बात है, क्योंकि रेस जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो बहता हुआ पानी स्वच्छ होता है, उसमें बैक्टीरिया को मार देती है।
इसलिए वो आपको हार्मफुल या आपके लिए बेहतर होता है, मिनरल पहाड़ों की वजह से मिल जाते हैं। वेवलेंथ रेंज क्या है? 3.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर से लेकर 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लीजिए 10⁻16 से लेकर 10⁻17 हर्ट्ज तक। और सोर्स क्या है? हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स, आर्क्स ऑफ आयरन एंड मरकरी द सन। यूवी रेज, सन से भी यूवी रेज आती हैं, बहुत ज्यादा यूवी रेज आप अपने ऊपर लेंगे तो ये हार्मफुल भी होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर काफी होता है क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है, यूवी रेज को ज्यादा झेल नहीं पाती। हमारे यहाँ भी जो है, हम लोग जो इंडियंस हैं उनकी स्किन थोड़ी सी मजबूत रहती है, फिर भी ज्यादा यूवी रेज पड़ेंगी तो टैनिंग बोलते हैं शायद, वो काले काले जो हो जाते हैं, तो वो स्किन हो जाती है और उससे भी नुकसान हो सकता है। आपको तो बचना चाहिए यूवी रेज से, ज्यादा एक्सपोजर से। एक्सरे की बात करें तो आप एक्सरे के पल्ले पड़े ही होंगे। These EM waves have wavelength just shorter than ultraviolet light, and X-rays can pass through many forms of matter, so they have many useful medical and industrial application. किसी की हड्डी टूट जाए तो क्रैक देखने के लिए डॉक्टर साहब एक्सरे करा लेते हैं। अभी कोरोना 2-4 साल पहले फैला था तो एक्सरे चेस्ट का करा रहे थे। कभी मान लीजिए आपका पेट वेट में कोई चीज देखनी हो तो भी एक्सरे करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ी तो बाद में। तो एक्सरे से वो क्या होता है, जो मांस होता है हमारा, उस मांस को एक्सरे पार कर जाता है। हाँ, जो कोई बोन्स को पार नहीं कर पाता, तो बोन्स को नहीं पार करता, फ्लैश को पार करता है। उससे ये पकड़ लेते हैं कि भैया क्रैक तो नहीं है, हल्का फुल्का जो क्रैक होगा वहां से एक्सरे निकल जाएगी और बोन को पार नहीं कर पाएगी तो दिखने लगता है। खैर, उसमें पढ़ाई करते हैं डॉक्टर साहब तो समझते हैं कितना गहरा क्रैक और क्या उसका इलाज होगा। तो यही सब बातें इसमें लिखी है इन मेडिकल डायग्नोसिस। बिकॉज एक्सरे कैन पास थ्रू फ्लैश, फ्लैश का मतलब हमारा जो मांस है ये, बट नॉट थ्रू बोन्स। इन दी स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी है, क्योंकि एक्सरे कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स उसको रिफ्लेक्ट और डिफ्रैक्ट करते हैं तो उनकी स्टडीज में बड़ा काम आ जाता है। रेडियोथेरेपी में भी काम होता है टू क्योर अनट्रेसेबल स्किन डिजीज एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ्स। मैलिग्नेंट ग्रोथ्स का मतलब है कि जो कैंसरियस गांठें बन जाती है ट्यूमर, उसका गामा रे से भी इलाज करते हैं, एक्सरे से भी। तो वो जो ट्यूमर होता है, वो ट्यूमर के ऊपर एक्सरे डालेंगे या अभी हम गामा रेस पढ़ेंगे तो वो उनके जो सेल्स होती हैं उन सब को मार देता है वो। खैर, इसमें अगर उस ट्यूमर में, ट्यूमर का मतलब समझ लीजिए गांठ है जो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट मतलब कैंसर वाली वो गांठ है, तो उसमें अच्छी बुरी सेल दोनों होती हैं और एक्सरे दोनों को ही मार देता है, या गामा रेस भी। अच्छी सेल भी जाएंगी, बुरी भी जाएंगी। तो अच्छी सेल के मरने से आपके बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट बड़े हो जाते हैं। अब नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि भाई अच्छी सेल्स को ज्यादा डैमेज ना हो। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा मेडिकल साइंस का, वैसे वैसे थोड़ा बेहतर सिचुएशन हो जाएगी, आप समझ पाए होंगे। तो वेवलेंथ रेंज 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.1 एंगस्ट्रॉम में आ गई, काफी छोटी। फ्रीक्वेंसी 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज। और सोर्स क्या है? सडन डी एक्सेलेरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाय ए मेटल टारगेट। ये याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है कि एक्सरे कैसे बनाई जाती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कहानी एक्सरे की हो गई। अब लास्ट वाली जो वेव होती है वो होती गामा रेज। गामा रेस के बाद बहुत एनर्जी होती है, पेनिट्रेशन पावर बहुत तगड़ा होता है। दीज आर रेडिएशंस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी होगी, पेनिट्रेशन पावर उतना ज्यादा बढ़ जाता है, भेदने की क्षमता। तो एंड लोएस्ट वेवलेंथ रेंज, दीज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स के अंदर सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इसी की होती है, गामा रेस की। इन रेडियोथेरेपी, अभी मैंने कहानी समझाई है आपको, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर गामा रेस का काफी उपयोग किया जाता है, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कैंसर वाली सेल होती है उनको डिस्ट्रॉय या जला देते हैं, इससे किल कर देते हैं। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई, एटॉमिक न्यूक्लाई में इससे हम स्टडी करते हैं। साथ में कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम इसी के द्वारा इनिशिएट करा देते हैं। ये सब फायदे हैं। और वेवलेंथ रेंज क्या है? 10 की पावर बहुत ही छोटी, सबसे छोटी वेवलेंथ 10 की पावर -14 मीटर से लेकर 10 की पावर -10 मीटर तक। साथ में फ्रीक्वेंसी रेंज 10 की पावर 8 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 22 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी रेंज है। और सोर्स की बात करें तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये गामा रेज वगैरह का सोर्स रहता है। तो ये गामा रेज हो गई, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। कुछ सवाल हैं 2-3, उसको भी निगाह मार लेते हैं जिससे पूरी बात पकड़ में आ जाए। तो देखिए लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ध्यान रखिएगा, डिसेंडिंग असेंडिंग में गड़बड़ कर देते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम,
डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। किसके घटते हुए क्रम में? वेवलेंथ के। तो दोनों बात कि भाई फ्रीक्वेंसी के चक्कर में ना आइए, जो पूछा उसके चक्कर में आइए। तो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ के हिसाब से लिखा, यानी सबसे बड़ी वेवलेंथ सबसे पहले, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो सबसे पहली आ गई माइक्रोवेव, सबसे बड़ी वेवलेंथ, इंफ्रारेड, यूवी एंड गामा रेज। ये डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में लिख दिया गया है। राइट वन, यूज ईच ऑफ एनी वन ऑफ देम, इनमें से किसी दो का एक एक इस्तेमाल लिख दीजिए, या दो दो इस्तेमाल लिख दीजिए। माइक्रोवेव राडार सिस्टम या एयरक्राफ्ट नेविगेशन, अभी हमने सीखा, लिख सकते हैं। गामा रेज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर लिख दीजिए, या न्यूक्लाई का स्टडी करने के लिए। तो ये इसके यूजेस हो गए, ये भी समझ में आई होगी बात। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज, अब कौन कौन से पार्ट के हैं ये बताना है जो सुटेबल हो, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल। सुटेबल फॉर राडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, आप समझ गए होंगे एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए माइक्रोवेव यूज करते हैं, है ना। एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये कौन सी हो गई? रेडियो वेव्स। ये हो गई एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। लो फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो की सबसे नीचे वाली। प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शंस में पैदा होती हैं। प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, एक्स रेज। तो ये बातें इस तरह से भी पकड़ के रखें, ये ट्रेंड है आजकल के सवालों का, जो आपको काफी मदद करेगा। आगे चलते हैं। ए वेल्डर, वेल्डर का मतलब जो फैब्रिकेटर होते हैं, लोहा वेल्ड करते हैं ना, उन्हें वेल्डर बोलते हैं, आप जानते हैं। ए वेल्डर वियर्स स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आईज मोस्टली फ्रॉम दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, वो चश्मा लगाते हैं, या वो ऐसे चश्मा टाइप होता है जिससे आंखों में, वो उनकी भाषा में बोलते हैं चमक लग गई। आप शायद कभी कुछ काम कराने नहीं गए होंगे, हम जा चुके हैं, क्योंकि जब घर की जिम्मेदारी आप पे पड़ेगी तो बहुत सा आप ही को संभालना पड़ेगा। आज से नहीं तो आज से 15 साल बाद, 18 साल बाद, 20 साल बाद तो आप संभालेंगे ही। तो जब आप संभालेंगे तो जो भी टूट फूट कुछ होगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि घर को चलाना भी है आपको। उस समय जब आप ठीक कराने जाएंगे तो उनकी भाषा में, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, मजा आता हूँ किसी के बारे में जानना, तो वो कहते हैं मेरी आंखों में चमक लग जाती है तो हफ्ते 10 दिन तक दिखाई नहीं पड़ता, दर्द बहुत होता है, उस चमक से बचना चाहते हैं। तो असल में साइंटिफिक मैटर क्या है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचना चाहते हैं। यूवी रेज उनकी आंखों को डैमेज कर देती है, रेटिना पर हार्मफुल इफेक्ट है। उसके लिए वो भी जो यूज करते हैं वेल्डर लोग, अधिकतर दुकानों पर लोकल आपको चश्मे मिलेंगे। जो कंपनी के चश्मे होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, क्योंकि वो किसी तरह से हिसाब बनाना होता है, तो वो सस्ते वाले ले आते हैं, काम चला लेते हैं, क्योंकि टूटते फूटते भी रहते हैं वो। अगली बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन आर, पक्की तौर पे बता देंगे। मेडिकल कंडीशन में डायग्नोस्टिक टूल किसके लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे? एक्सरे के लिए, क्योंकि एक्सरे में हड्डी में क्रैक, चेस्ट या पेट में पथरी, कुछ भी जानना हो तो एक्सरे डॉक्टर अपने हिसाब से जब उसको जरूरत लगती है तो वो करा लेता है। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपका स्कूल में पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त आपको स्कूल के टीचर की फिजिक्स टफ लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कई होता अलग अलग पढ़ाने का तरीका, तो आपको ना न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ना डेरिवेशन होंगे, ना टॉपिक ही इजी लगेंगे, तो तुरंत मेरे साथ जुड़ जाइए द्रोणा 2.0 के साथ। इसमें मैं सरल भाषा में आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, साथ में न्यूमेरिकल भी निकलने लगेंगे, डेरिवेशन भी होंगे, और इसके अंदर स्पेशल चीज क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मैंने रिकॉर्ड किया, जो आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। एनसीईआरटी एग्जांपल्स, हर सवाल एग्जांपल का भी वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल्ड और सरल भाषा में। साथ में पीवाईक्यूज भी, 10 सालों के सिलेक्टेड पीवाईक्यूज भी वीडियो सॉल्यूशन के रूप में आपको मिलेंगे, और चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी हुई, करीबन 25 क्वेश्चन के आसपास, जो फुली सॉल्व होंगे। तो ये पूरा पैकेज है, एक बार आपने द्रोणा ले लिया तो फुर्सत आप मन लगा के पढ़िए और टॉपर बन जाइए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है द्रोणा ज्वाइन करने में, तो अरविंद एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आप कोर्स में जाइए और वहां आपको आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, उसको क्लिक करिएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पर भी और टेक्स्ट मैसेज भी, और वहां पेमेंट लिंक होगा। पेमेंट करते ही आप तुरंत मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो प्रेजेंटेशन समझ बूझ कर सरलता के साथ बनाई गई है, जिसमें मेरा बहुत एफर्ट, टाइम, मेहनत लगी है, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पर फिजिक्स का कंटेंट, टॉप क्वालिटी कंटेंट, सुपर इजी लैंग्वेज में, इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ेगा। आप पूरे क्लास में बोर नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है आपको, और मजा आने लगेगा आपको। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में फिर किसी नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।